Good evening, children. Today we are going to discuss about the mass and inertia. Last lecture में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि what is a force, what is a balanced force, what is a unbalanced force. फिर हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ मोशन को गवर्न करने के लिए कौन कौन से लॉ यूज़ होते हैं. एक तो हमने गैलीलियो लॉ डिस्कस किया. गैलीलियो लॉ के बेसिस पे हमने न्यूटन्स लॉ को डिस्कस किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्लियर है? फर्स्ट लॉ के बेसिस में बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए. क्लियर है? तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जो मास एंड इनर्शिया. क्लियर है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनर्शिया क्या है और मास क्या है? देखो, इनर्शिया पहले हमने एग्जांपल यहाँ पर डेफिनेशन इनर्शिया लिख रखा है, लेकिन पहले मास को समझते हैं. चलिए, अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो कि मास होता क्या है, आप जाते हो कहीं किसी ऑब्जेक्ट को तौलने के लिए जाते हो, किसी शॉपकीपर के पास जाते हो तो भाई 1 kg शुगर दे दीजिए, तो 1 kg उस मास को रिप्रेजेंट करता है. तो मास होता क्या है? मास बेसिकली कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, कितने क्वांटिटी ऑफ शुगर्स, कितने क्वांटिटी ऑफ वीट्स जो आप परचेज करने गए हो उस 1 kg में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इट्स मास. तो डिफाइन कैसे करोगे? हाउ कुड यू डिफाइन व्हाट इज अ मास? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर. ओके, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर. इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. किसी भी मैटर में कितने क्वांटिटी, किसी भी सब्जेक्ट सब्सटेंसेस में कितने मैटर्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड द मास. अब पॉइंट आता है इनर्शिया क्या है. इनर्शिया बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपने डिस्टरबेंस को या अपने चेंज का रजिस्ट करे. जैसे मैं आपसे कहूं एक 30 किलो का कोई गट्ठर रखा हुआ है, कोई मास रखा हुआ है, एक 50 किलो का मास रखा हुआ है. अब 30 किलो को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना हो, इट्स वेरी इजी टू डिस्प्लेस एज कंपेयर टू 100 kg मास. ये से नो, इसका मतलब है कि 100 kg जो है वो ज्यादा रजिस्ट कर रहा है अपने पोजीशन में चेंज का, और 30 kg कम रजिस्ट कर रहा है. तो जो ये प्रॉपर्टी है रजिस्ट करने की, उसी को बोलते हैं इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच it resists to get disturbs its state is called the inertia. अपने स्टेट को डिस्टर्ब होने का रजिस्ट करने का जो अपोज कर रहा है, रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया. फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं. एक हल्का फुल्का बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और एक तगड़ा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है. दोनों में अगर रोकना पड़ जाए तो हल्के बच्चे को रोकना इट्स वेरी इजी. उसका मास कम है, हल्का फुल्का है, तो आराम से रोक सकते हो, ऐसे हाथ लगा रोक सकते हो, ऐसे नो. लेकिन अगर अच्छा खासा पहलवान टाइप का बच्चा है और दौड़ता सेम स्पीड से आ रहा है, तो उसको रोकना क्या है, एक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा उसके अपोज करने की उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी. इसका मतलब उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इनर्शिया जो हम मेजर करते हैं, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा. इट मीन्स अगर इनर्शिया को मैं आई से लिखूं तो आई इज प्रोपोर्शनल टू मास. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. इट मीन्स दिस मीन्स इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इट्स मास एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इट्स मास. अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो उसका इनर्शिया बढ़ रहा है, और किसी ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज कर रहा है तो उसका इनर्शिया डिक्रीज कर रहा है. इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है और लाइट ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है, कम होता है. आई बात समझ में? इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू अपोज देयर स्टेट. इधर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन. 3 तरह के स्टेट होते हैं. ये आदमी अगर रेस्ट में है, या ऑब्जेक्ट मोशन में है, या अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तीनों स्टेट का अपोज करने की जो टेंडेंसी है वो उसकी इनर्शिया है. जितना ज्यादा मास होगा अपोज करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी. सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. देखो बच्चों, आप लोग
ये मास और इनर्शिया बहुत बार कंफ्यूज रहते हो, तो ध्यान रखना इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज ओनली द अपोज द टेंडेंसी ऑफ चेंज द टेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अपने स्टेट को चेंज करने की अपने स्टेट को चेंज करने के अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इन अदर वर्ड द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, इसमें एक पॉइंट और करेक्ट करना, और डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो अपने स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने की टेंडेंसी होती है, अपोज करने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया एंड लाइट ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आती है कि अगला पॉइंट आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ पावर ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का पावर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पीड में मूव कर रहा है, या जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान समझना, दो चीजें हैं, आपकी मदर आपके थप्पड़ मारे और आपके फादर आपके थप्पड़ मारे, दोनों में डिफरेंस क्या है? कान पे जब पापा का हाथ पड़ता है उससे आपको पता चलता है कि ये पापा का हाथ है, और जब मम्मी उसी स्पीड में आपको थप्पड़ मारती हैं तो आपको पता चलता है मम्मी का हाथ है। मम्मी का हाथ कितना भी तेज मारेंगी उतना इम्पैक्ट नहीं जनरेट करता जितना पापा थप्पड़ मारते हैं तो जनरेट करता है। यस या नो? इसका मतलब पापा ने अपने हाथ से जब आपको एक थप्पड़ लगाया सेम स्पीड से, और मम्मी ने सेम स्पीड से थप्पड़ लगाया, पापा का थप्पड़ ज्यादा इंपैक्ट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब पापा का हाथ जो मोशन में आपके चेहरे पे टच किया है उसका पावर ज्यादा था और मम्मी के हाथ का पावर कम था। तो ये जो इफेक्ट हुआ ना वो मोमेंटम है। ये पावर जो आप फील कर रहे हो वो मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। मोमेंटम होता क्या है? बेसिकली मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द p। तो p इज इक्वल टू m इंटू v। ध्यान रखना ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इन क्लास 9th। क्लास 9th में चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि व्हाट इज अ मोमेंटम। तो मोमेंटम इज अ पावर ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कहूं मोमेंटम p है और उसे कह रहा हूं मास इंटू वेलोसिटी है, इसका मतलब अगर मास बढ़ाओगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, या दोनों बढ़ाओगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। हाँ या ना? अब सोच बताइए, मैं मास को बढ़ाऊं तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है, हाँ या ना? वेलोसिटी बढ़ाऊं तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है। भाई देखो, समझ करो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दुगुना कर दिया तो मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा। चलिए, मास को रोक दिया हमने, वेलोसिटी को दुगुना कर दिया तो भी मोमेंटम दुगुना हो जाएगा। अगर दोनों को दोगुना कर दो तो मोमेंटम 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? एनीबडी हैव डाउट? तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मास को डबल कर दें, अगर मास को हम डबल कर दें मोमेंटम डबल हो जाएगा, वेलोसिटी डबल कर दें तो भी मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दोनों को डबल कर दोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की। मास मोमेंटम दो चीज हो गई। नेक्स्ट पार्ट पाते हैं हम लोग। ओके, मोमेंटम को एक्सप्लेन करने का कुछ तरीका है। हाउ वी कैन एक्सप्लेन द मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई एग्जांपल लिया, पापा ने थप्पड़ मारा
मूविंग ऑब्जेक्ट था, हाथ मूव किया, थप्पड़ लगा और चोट लग गई आपको। या अगर आपको किसी क्रिकेट का बॉल हो या प्लास्टिक का बॉल हो, आपको हिट किया जाता है तो आपको चोट लगती है। यस या नो? अच्छा, बॉल भी तीन तरीके ले लो, तीन तरीके के बॉल, प्लास्टिक का बॉल जो आप बच्चे खेलते हैं, या आप टेनिस का बॉल ले लो, और एक लेदर का बॉल ले लो। किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियसली जिसका मोमेंटम ज्यादा, सेम वेलोसिटी तीनों फेंका मैंने, जो हैवी होगा उससे ज्यादा चोट लगेगी। लेदर का बॉल ज्यादा हैवी होता है, मास ज्यादा होता है, तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और उसकी वजह से आपको क्या होगी, ज्यादा चोट लगती है। हाँ या ना? आई एम राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सच अ स्टोन, पैडल्स और एनी थिंग्स which is striking with the object या person that injured so much more। हथौड़ा लो, तो मेरे पास एक हैमर है, इस हैमर से मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूं, हिट करूंगा, तो देखो मास इसके पास है ही। अब मैंने क्या किया, पीछे ले जाके आगे तरफ ले आया, वेलोसिटी बढ़ा दिया इसका मैंने। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोलाइड करेगा, मोमेंटम जनरेट करेगा। आई बात समझ में? और जितनी तेजी से जाएगा ये हैमर, उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। अभी इससे बहुत बड़ी कहानी निकलने वाली है कि मोमेंटम जितना ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा। यस या नो? तो जितना ज्यादा मोमेंटम जनरेट करेंगे, इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ओके अच्छा, मोमेंटम बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है केवल मास बढ़ाया जाए, क्योंकि P = m/v होता है। अगर वेलोसिटी मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, एक स्मॉल बुलेट है, इट किल्स अ पर्सन। यस या नो? भाई एक पत्थर लो 100 ग्राम का, एक आदमी को हिट करो, और एक बुलेट से आपने गन के थ्रू हिट किया, तो इंजर्ड किस केस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली व्हेन यू आर फायर्ड विद द बुलेट। यस और नो? इट कैन बी किल द पर्सन। जबकि बुलेट छोटा है, पत्थर बड़ा है, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 400-500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब बुलेट कोलाइड करता है, इट कैन बी किल द पर्सन। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा उस केस में हो जाएगा जब वेलोसिटी 400-500 मीटर पर सेकंड की हो। इसका मतलब है कि आप मास नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन वेलोसिटी भी बढ़ा दे रहे हो, तो भी इंपैक्ट ज्यादा जनरेट होगा, मोमेंटम ज्यादा जनरेट होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल्स। ऑब्वियसली अगर किसी का, अच्छा हाँ, एक बहुत मजेदार बात है, अगर एक आदमी साइकिल वाले से टकरा जाए तो कम चोट लगेगी, बाइक वाले से टकराए थोड़ी ज्यादा लगेगी, कार वाले से टकराएगी तो और ज्यादा लगेगी। क्यों? साइकिल की जो मोमेंटम है कम है, बाइक का मोमेंटम साइकिल से ज्यादा है, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा हो गई, और कार का मोमेंटम बाइक से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी मास भी बाइक से ज्यादा है, वेलोसिटी भी बाइक से ज्यादा है। आई बात समझ में? तो मूविंग व्हीकल से जब इंपैक्ट जनरेट होगा, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि मोमेंटम ज्यादा होने से कोलाइड होता है? इसी कहानी अगले टॉपिक में आएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। तो फोर्स किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो फोर्स का रीजन होता है। जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज, फोर्स उतना ही ज्यादा। तो ये बात ध्यान रखना, मोमेंटम ही रीजन होता है फोर्स के जनरेट होने का। आई बात सुनिए, फोर्स के जनरेट होने का रीजन ही मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, इन तीनों चीजों को एक बार हम ध्यान समझते हैं क्या है। बड़ी सिंसियरली आप इसको समझिएगा। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी, जो हमने पहले बताया आपको। मोमेंटम इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन इधर मास और द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो मैंने आपसे बता ही दिया कि मोमेंटम बढ़ेगा या तो आप मास बढ़ा दो या वेलोसिटी बढ़ा दो। दिस मीन्स लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन। ऑब्वियसली हैवी ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? एक मान लो P1 इज इक्वल टू m1 इंटू v और P2 इज इक्वल टू m2 इंटू v, दोनों वेलोसिटी सेम है। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट आते हैं। ओके, if a small object is moving with a great velocity, okay, it has a tremendous momentum, जैसे बुलेट है। अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, 100 ग्राम का मुश्किल से होता होगा, 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम होता है मुश्किल सा, कितनी स्पीड से चलती है,
और जब वो किसी चीज पे कोलाइड करता है, सोचो कितना खतरनाक इंपैक्ट जनरेट करता है। आई बात समझ में? इट मींस मोमेंटम छोटा ऑब्जेक्ट हो, हाई वेलोसिटी है, तो भी मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल बुलेट। ओके, दूसरा चीज आता है कि यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इट इज अ स्लोअर स्पीड। अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है किसी का, तो रोड एक्सीडेंट में आपने देखा है कि डेथ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड से व्हीकल कोलाइड करती है तो ज्यादा मोमेंटम जनरेट करेगा, ज्यादा इंपैक्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से द पर्सन हु इज कोलाइडिंग ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट मे बी कॉज ऑफ डेथ। यस या नो? राइट बात सुनिए। ओके, आते हैं यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। अब आते हैं मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू पे। आप मालूम है मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, MKS यूनिट, और मीटर की होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड। ओके, kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी ध्यान रखना है, ये डिटेल में आप वेक्टर और स्केलर 12th क्लास में पढ़ोगे। मोशन चैप्टर में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। वेक्टर इज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इसी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास 10 kg व्हेन इट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम फॉर्मूला P इज इक्वल टू m इंटू v। m इज योर 10 kg, वेलोसिटी योर्स 2 मीटर पर सेकेंड, क्या गया? 20 मीटर पर सेकेंड। सोचना ही नहीं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। क्लियर है? आते हैं दूसरे पार्ट पे। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट 25 ग्राम व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, इट्स वेलोसिटी इज 100 मीटर। अब देखो ध्यान रखना है आपको, मोमेंटम पूछ रहा है P इज इक्वल टू m इंटू v, जबकि मास गिवन है कितना? 25 ग्राम, और वेलोसिटी कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकंड। ये बात ध्यान रखने की है, दोनों ही यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट चाहिए, यानी कि SI यूनिट होना चाहिए। तो 25/1000 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? kg आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, 25/1000 इंटू 100। वेलोसिटी कितना है? 100। यस या नो? 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 5 जा 25, 5 2 जा, इट मीन्स 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान सुनिएगा। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड यू हैव टू सॉल्व इट। इन दिस क्वेश्चन दैट इज गिवन द मास ऑफ बुलेट इज 25 ग्राम। 25 ग्राम इज 25/1000 kg। क्लियर? Velocity is 100 meter per second. So momentum P is equal to m into v. m is your 25/1000, हाँ या ना? और velocity is your 100. So you can 2 0 यहां से कैंसिल आउट होगा, बस ये क्या? 25/10। डायरेक्टली आप ले सकते हो 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम एंड द मोमेंटम इज डायरेक्शनल क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ मुझे? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बुलेट हैविंग मास 25 ग्राम। ओके, बुलेट हैविंग मास 25 ग्राम एंड थ्रोन यूजिंग हैंड विद वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। अब देखो पिछले क्वेश्चन में 100 मीटर पर सेकंड था, तो मोमेंटम क्या था? 2.5 kg पर मीटर और kg मीटर पर सेकंड था। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, चेक करेंगे, दोनों कंपेयर भी करेंगे हम लोग। ठीक है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। m अभी भी 25 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, यस या नो? और वेलोसिटी कितना है? 0.1। तो अब इस देखो, इसको 1000 से अगर डिवाइड किया, हाँ, तो 1000 डिवाइड करने का मतलब हुआ 25 डिवाइड बाई 1000 का मतलब यहां पे ये हुआ, एक सेकंड बेटा, ओके, 25 0.1 मल्टीप्लाई किया है 25, इसका मतलब ये हुआ 0.025 लिख सकते हो इसको 1000 डिवाइड करने के बाद, और यहाँ 0.1, तो कितना हो गया?
0.25 kg मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो कितना मोमेंटम आया है प्रीवियस क्वेश्चन में, देयर इज अ 25 kg पर मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इट इज टू हाई एज ए कंपेरिजन टू दिस क्वेश्चन। यहां पे 0.0025 kg मीटर पर सेकेंड है, सेम बुलेट है, स्पीड कम होने की वजह से इसका मोमेंटम कितना कम हो गया। आई बात समझ में? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मास ऑफ गुड्स लॉरी इज 4000 kg and mass of goods loaded on it is 20,000 kg. If the lorry is moving with a velocity of 2 meter per second, what is its momentum? Okay, इसमें दो चीजें होती हैं, यहां सुनना बेटा। मोमेंटम, हम दो क्वेश्चन बना रहे हैं, मोमेंटम बिफोर द लोड, मोमेंटम आफ्टर द लोड। अगर लोड नहीं किया है तो मोमेंटम क्या होगा, 4000 kg मास इंटू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया 8000 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम हो गया जब आप लोड नहीं किए हो। लेकिन जब उसके पास माल लोड कर दोगे तो 20,000 kg मास ये है और 4 ये 24,000 हो जाएगा ना, तो P 24,000 मास हो गया इंटू 2 दैट इज 48,000 kg मीटर पर सेकेंड। देखो मास बढ़ने से मोमेंटम बढ़ गया, तो मास बढ़ाओ या वेलोसिटी बढ़ाओ, दोनों ही केस में मोमेंटम राइज करेगा। दोनों बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली राइज करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो मास एंड मोमेंटम रिलेशनशिप। लास्ट क्वेश्चन, अ कार हैविंग मास 1000 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास है 1000 kg, v है 0.5, कितना आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा, एक कुछ एग्जाम्पल्स हम आपसे और पूछते हैं, मुझे बताना आप लोग एक काम करना। एक मूवी आई थी हैनकॉक, मैंने मूवी देखी है, आप लोग देखना। इस मूवी में एक सीन है जिसमें ट्रेन हाई स्पीड से आ रही है और हैनकॉक इज अ सुपरमैन। जब उसे कोलाइड करता है तो सारे कंपार्टमेंट आपस में कोलाइड करते हैं और बहुत ज्यादा तहस नहस मच जाता है। इसका रीजन क्या है भाई? ट्रेन है, कितने मास होंगे सोचो, यहां तो 1000 kg 4000 kg 5000 kg की बात कर रहा हूं मैं, कितने टन के मास हैं वहां पे, और पूरा का पूरा सडनली रुक गया। देखो कभी आपने देखा होगा ट्रेन में सडनली ब्रेक कभी नहीं लगाया जाता, क्यों? अगर सडनली ब्रेक लगा देंगे ट्रेन रुक गई, इंजन तो रुक गया, लेकिन पीछे की बोगियां रुकेंगे नहीं, वो सारा का सारा जाके इंजन पे कोलाइड कर जाएंगे और बहुत सारा तबाही मच जाएगा। तभी ट्रेन के सामने अगर कोई गाड़ी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रेन अगर स्पीड में है तो वो रुकती नहीं है, वो कोलाइड करके ही आगे मानेगी। क्योंकि अगर उसने गाड़ी को बचाने के लिए ब्रेक लगा दिया तो उसके चारों तरफ जितने इलाके होंगे सबको तहस नहस कर देगा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप हैनकॉक की वो मूवी देखिए, अब पता चल जाएगा कि हाउ मच इंपैक्ट इज जनरेटेड बाय द ह्यूज मास। बहुत ज्यादा मास हो तो इंपैक्ट कितना ज्यादा जनरेट होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।